हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। आप सभी बच्चों का इस मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर जीपेट 2027 में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3 का, जिसमें टॉपिक थे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, साथ ही साथ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, उनके क्या पॉसिबल आंसर आप लोगों ने दिए थे। तो चलिए सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर सॉल्युबिलिटी, इफ अ ड्रग इज क्लासिफाइड एज freely soluble, what is the appropriate part of the solvent required to dissolve one part of the solid। ये आपका solubility वाला चैप्टर पढ़ते होगे आप, तो solubility चैप्टर में एक टेबल दी गई है, तो वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो लेस देन वन पार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप देखोगे, लेस देन वन पार्ट का मतलब होता है आपका वेरी सॉल्युबल, ठीक है। फिर 1 to 10 पार्ट फ्रीली सॉल्युबल, 10 to 30 पार्ट सॉल्युबल, और 30 to 100 पार्ट आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल। यस, तो आंसर इस हिसाब से क्या होगा? फ्रीली सॉल्युबल पूछा है तो आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसको याद रखिएगा, और ये आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है यहां से। अ वीक बेसिक ड्रग हैज पीके 7.0 अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ ड्रग इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड ऑफ द स्टमक, पीएच 1 2 पॉइंट। तो यहां पर अगर देखें, पीके और पीएच में ह्यूज डिफरेंस है, और पीएच किसकी है? स्टमक की है। देखिए यहां पर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा जितना उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां पर ऑप्शन ए को देखते हैं, प्रीडोमिनेंटली अनआयनाइज पुअरली एब्जॉर्ब। देखिए अनआयनाइज रहेगा तो बेटर एब्जॉर्ब होता है, तो ये तो गलत हो गया। प्रीडोमिनेंटली आयोनाइज एंड रैपिडली एब्जॉर्ब, देखिए आयोनाइज अगर हो रहा है तो रैपिडली एब्जॉर्ब तो नहीं होगा। प्रीडोमिनेंटली आयोनाइज एंड पुअरली एब्जॉर्ब ये हो सकता है। कंप्लीटली अनआयनाइज एंड रैपिडली एब्जॉर्ब, अनआयनाइज तो रहेगा नहीं क्योंकि आयनाइजेशन मैक्सिमम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। उसके बाद बात करें दोस्तों, इन अ प्री फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी स्क्रीनिंग, अ रिसर्चर ऑब्जर्व दैट स्टेबिलिटी ऑफ solubility of propanol HCl drop drastically when formulation formulated in a vehicle containing a high concentration of sodium chloride। This phenomena is example of। दोस्तों अगर ऑप्शन देखें, को सॉल्वेंसी यहां पर क्या हुआ कि ड्रास्टिकली क्या हो रहा है कि, ठीक है ना, ड्रॉप हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। को सॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रोपी, माइसिलर सॉल्युबलाइजेशन, ये सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की मेथड है। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट जो एक ऐसा इंपैक्ट है जिसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है दोस्तों, ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो होती है डाउन हो जाती है। ये सॉल्ट है, और सॉल्ट की प्रेजेंस में प्रोपेनॉल HCl की सॉल्युबिलिटी डाउन हो रही है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन आयन इफेक्ट। यस, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको आप देख सकते हैं, आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। इन द नोइज-व्हिटनी इक्वेशन डीसी बाय डीटी डीए एचबी सीएस सीएस व्हिच रिप्रेजेंट द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन इन द टर्म एच डिनोट। तो डीसी बाय डीटी जो है आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डी आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ए आपका क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया, एच थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, सैचुरेशन कंसंट्रेशन CS, और वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड V, और C कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन दी बल्क। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं इसको, ये आपको मिल जाएगा। पॉलीमॉर्फ दैट कैन रिवर्सिबली ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म बाय अल्टरिंग द सराउंडिंग टेम्परेचर और प्रेशर आर टर्म है। मतलब आप यहां पर चेंज कर रहे हैं, एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को दूसरे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, लेकिन रिवर्सिबली। तो दो टाइप के पॉलीमॉर्फ होते हैं, मोनोट्रोपिक और एनेंशियोट्रोपिक। मोनोट्रोपिक में जो चेंजेस होते हैं वो इररिवर्सिबल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? इररिवर्सिबल टाइप। लेकिन अगर यहां पर बात करें एनेंशियोट्रोप में, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? रिवर्सिबल टाइप का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी आंसर हो जाएगा। चलिए, based on the thermodynamic stability and crystal lattice energy, what is the correct order of melting point among different solid state form of the same drug। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिसकी solubility कम होती है उसका melting point ज्यादा होता है, stability ज्यादा होती है। तो यहां पर stable form है, इसका solubility सबसे कम है, stability सबसे ज्यादा, melting point सबसे ज्यादा। मेटास्टेबल का उसके बाद, देन अनस्टेबल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इन दोनों में से हो जाता, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अंडर अ माइक्रोस्कोप इक्विप्ड विद क्रॉस पोलराइजिंग फिल्टर, a solid drug sample appear completely black, it possesses only one refractive index। Okay, refractive index is the does not transmit light, the sample can be characterized as। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है दोस्तों? अगर देखें फिजिकल प्रॉपर्टी, और यहां पर दिया कि एक सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
तो यहां पर वही कंसेप्ट लगाना, आइसोट्रोपिसिटी और एनाइसोट्रोपिसिटी। तो एनाइसोट्रोपिक मतलब मोर देन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आइसोट्रोपिक मतलब सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सी। चलिए, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी is a vital thermal pre-formulation tool. It is the most frequently used in the combination with which technique to differentiate polymorphic transition and verify endothermic peak. देखिए, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी को इक्विट कर दिया गया, किसी दूसरे इक्विपमेंट के साथ जोड़ दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है, और यहां पर डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का ट्रांजिशन हो रहा है। और ट्रांजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है? टेम्परेचर और प्रेशर को बदल देते हैं तो होता है। तो पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन किसको बताता है? क्रिस्टलाइन डिफ्रैक्शन पैटर्न को बताता है। ये तो होगा नहीं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपके पार्टिकल के सरफेस साइज को और सरफेस के प्रॉपर्टीज को बताता है। काल-फिशर टाइट्रेशन जो है मॉइस्चर कंटेंट को बताता है। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, ये पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन और साथ ही साथ टेम्परेचर का यूज किया जाता है इसमें। तो पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन भी देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन और अगर आप कर रहे हो, पॉलीमॉर्फिक चेंजेस हो रहे हैं, तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री डीएससी यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, डीएससी को हम थर्मल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो थर्मल जो भी चेंजेस आएंगे वो डीएससी से मेजर कर सकते हैं। चलिए, which analytical techniques measure the change in the weight of drug sample as a function of temperature, making it ideal for monitoring desolvation and differential hydrate form true polymorphic form? तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप इसको सैंपल को पुट कर रहे हो इस टेक्निक में, तो उसके वेट में चेंज हो रहा है टेम्परेचर के रेफरेंस में, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो टेक्निक है डिसॉल्वेशन एंड डिफरेंशियल हाइड्रेट को मॉनिटर करने के काम भी आती है। मतलब यहां पर डिसॉल्वेशन या हाइड्रेट्स की स्टडी करना हो तो उसके लिए ये टेक्निक्स काम आ सकती है। तो इसमें कौन सी होगी दोस्तों? थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक पोटेंशियल टूल होता है, इस पैटर्न पर, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निक गाइड, अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज वेरी हाइग्रोस्कोपिक इफ इट इज शो अ मॉइस्चर इंड्यूस वेट इंक्रीज। तो दोस्तों आपको टेबल याद रखनी है कि इसमें आपका नॉन हाइग्रोस्कोपिक, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक और वेरी हाइग्रोस्कोपिक का पैटर्न हम लोग देखते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो ये आपका लेस हाइग्रोस्कोपिक कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, पुअर हाइग्रोस्कोपिक। ये अगर बात करें तो आप इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, आपका मॉडरेट हाइग्रोस्कोपिक और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। इसमें आ जाएगा आपका मोर देन 50। देखिए वेरी बोला गया, वेरी हाइग्रोस्कोपिक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी हो जाएगा, मोर देन, क्योंकि डी ऑप्शन तो आपका इसी से मिल रहा है, देखिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोर देन 50 वेरी हाइग्रोस्कोपिक। तो आप अगर जाएंगे इसको यहां पर देखेंगे तो नॉन हाइग्रोस्कोपी लेस देन 2% मास इंक्रीज होता है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक में इक्वल टू और मोर देन 2% और लेस देन 2% मास इंक्रीज होता है, हाइग्रोस्कोपिक में 2% या उससे ज्यादा मास इंक्रीज होता है लेकिन 15% से कम इंक्रीज होता है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक में इक्वल टू मोर देन 15% मास इंक्रीज हो जाता है। डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन इज एन एडवांस प्री फॉर्मुलेशन मेथड एट डीवीएस आइसोथर्म इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग। तो देखिए यहां पर वेपर की बात हो रही है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है हीट फ्लो वर्सेस टेम्परेचर, परसेंटेज चेंज इन मास वर्सेस टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हो सकता है, क्रिस्टलाइन पीक एनर्जी वर्सेस टाइम, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस पीक इंटेंसिटी। तो देखिए यहां पर एक ही जगह ह्यूमिडिटी या वेपर का जिक्र किया गया, ह्यूमिडिटी मतलब वेपर से कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो आपका जो वाई एक्सिस पर है वो आप क्या लिखोगे? चेंज इन दी मास प्लॉट करोगे, और एक्स एक्सिस पर कंट्रोल्ड परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप क्या करोगे? प्लॉट करोगे। तो ये आपको मिल जाएगा डीवीएस। Which method is widely recognized as the standard for measuring the specific surface area of a powder by utilizing the nitrogen gas adsorption at? तो दोस्तों यहां पर अगर देखें सरफेस एरिया को मेजर करने की दो मेथड होती है। एक मेथड होती है एयर परमिबिलिटी मेथड और दूसरी होती है गैस एडजॉर्प्शन मेथड। एयर परमिबिलिटी मेथड को हम कोजनी कार्मन मेथड के नाम से भी जानते हैं,
और बीटी जो आपका गैस एडजॉर्प्शन मेथड होती है उसको बीटी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर हमें दिख ही रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि काउंटर काउंटर मेथड पार्टिकल वॉल्यूम या पार्टिकल एरिया पार्टिकल साइज को मेजर करने के काम आता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पार्टिकल साइज को मेजर करने के काम आती है। सेडिमेंटेशन ग्रेविटी मेथड ये भी पार्टिकल साइज को मेजर करने के काम आती है। तो बी आंसर हो जाएगा परफेक्ट। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइन अंडर विच कोड डज स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट फॉल। तो ये आपको याद रखना Q1 से लेकर Q12 तक है। Q1 स्टेबिलिटी टेस्टिंग का होता है, Q2 आपका वैलिडेशन, Q3 इंप्योरिटी और Q8 आपका फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का होता है। तो दोस्तों ये याद रखना है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि Q1 जो है आपका किससे स्टेबिलिटी टेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की स्टेबिलिटी टेस्टिंग आप यहां पर देख सकते हैं। ओके चलिए अब यहां पर साइज से रिलेटेड, ये आपको साइज याद रखने में इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से आप कितना साइज मेजर कर सकते हो पार्टिकल, आप 0.5 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक का साइज मेजर कर सकते हैं। वोवन वायर रिसीविंग से 20 माइक्रोन से लेकर 1,25,000 माइक्रोन तक का पार्टिकल साइज मेजर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से सबसे छोटा साइज मेजर कर सकते हो 0.001 से लेकर 5, और इलेक्ट्रिक जॉन सेंसिंग मेथड से आप 1 to 200 साइज मेजर कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर उठाकर देखेंगे तो P3 कहां पर दिख रहा है, P3 यहां पर दिख रहा है, Q1 यहां पर दिख रहा है, R4 कहां पर ये इधर दिख रहा है, और S2 ये दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट, मैच द कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक्स कॉलम 1 विद देयर प्रिंसिपल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहां पर अगर देखें, अभी बीईटी मेथड से शुरुआत करते हैं। बीईटी मेथड से क्या सरफेस एरिया मेजरमेंट का काम किया था। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस से हम क्या करते हैं, अभी देखा था हमने, ठीक है, मॉनिटरिंग द डिसॉल्वेशन और लॉस द मास। पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन से आइडेंटिफाई द यूनिक क्रिस्टलाइन फिंगरप्रिंट पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी से डिस्टिंग्विश द आइसोट्रोपिक फ्रॉम एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, मतलब आइसोट्रोपिक को अनाइसोट्रोपिक से आप क्या करोगे, डिस्टिंग्विश कर सकते हो पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप से। तो हमारे पास ऑप्शंस आ गए इतने सारे। पी का 2 कहां दिख रहा है, इधर दिख रहा है। क्यू का 3 इधर दिख रहा है। R1 ठीक है ना, R1 नहीं है, R कौन सा है, R4 है। R4 कहां पर दिख रहा है, P2 Q3 R4 S1, सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। ये आप डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब सर्सन रीजन, वीकली बेसिक ड्रग लाइक एस्पिरिन आर अब्सॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक। बिल्कुल सही बात है, एसिडिक नेचर की होती है तो इसका आयोनाइजेशन कम होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो असर्शन तो करेक्ट है। वीकली एसिडिक ड्रग्स एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली इन देयर अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक स्टेट, ठीक है, एंड लो अलाउिंग देम पास थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है कि अगर वीकली एसिडिक ड्रग है तो आपके एसिडिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, और लिपोफिलिक स्टेट में अगर है लो पीएच पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से वो तेजी से पास कर जाएगी। तो मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है चलिए, amorphous form of drug poses a significant risk of converting into crystalline counterpart over their shelf life period। amorphous की एनर्जी ज्यादा होती है तो ड्यूरिंग द स्टोरेज वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू चेंज इन दी एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। amorphous solid exist in high energy, बिल्कुल सही बात है, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ। थर्मोडायनेमिक इन अनस्टेबल स्टेट एज कंपेयर टू हाईली ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो एनर्जी को लूज करके वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब फार्मास्यूटिकल प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट यूटिलाइज द Hildebrand solubility parameter during the development of monophasic liquid. The specific parameter is predominantly employed to predict the solubility of which system? किसकी सिस्टम की? Highly ionized strong electrolyte solution, non-electrolyte regular solution, coarse biophysics suspension और highly structured solution। तो दोस्तों याद रखना पड़ेगा, ये highly आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट रेगुलर सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनका जो कह सकते हैं आयोनाइजेशन नहीं होता, और आयोनाइजेशन नहीं होता तो इनकी सॉल्युबिलिटी कौन सी देखी जाती है, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी देखी जाती है। और इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी जो है आपकी, उसके लिए आप कौन सा हिल्डब्रांड सॉल्युबिलिटी को देखते हो, ठीक है ना, इसलिए।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी के लिए देखा जाता है इसको। चलिए, ड्यूरिंग द production of simple syrup IP by application of excessive heat, the solution undergo inversion. What are the specific degradation product form and what is the primary risk associated with the process? तो अगर मान लीजिए सिंपल सिरप जो है उसमें सुक्रोज जो है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो किसमें होता है दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। ये अभी को पता है कि सुक्रोज आपका हाइड्रोलाइज होने के बाद या कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अल्टरिंग द स्वीटनेस, स्वीटनेस बदल जाएगी और माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस भी होते हैं और कार्मेलाइजेशन भी बढ़ जाता है। तो ये आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो सुक्रोज जब आप आईपी सिंपल सिरप आईपी ठीक है बना रहे हो, तो एक्सेसिव हीट अगर आपने कर दी तो आपका सुक्रोज है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज में तब्दील हो सकता है, जिसके कारण आपका माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस भी हो सकते हैं। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है सुक्रोज की, सेल्फ प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी, वो कम हो सकती है। चलिए, according to the Indian Pharmacopoeia, simple syrup is defined as a concentrated aqueous solution of sucrose. What is the official concentration metric and what mechanism render it self preservative? तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको घुमा दिया गया है, बस आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन से आप पकड़ सकते हो इसको। 85% वेट बाय वॉल्यूम, ये यूएसपी के हिसाब से, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 67.6% वेट बाय वेट, ये आईपीबीपी के हिसाब से ये हो सकता है। 50% ये नहीं होता। 67% वेट बाय वॉल्यूम, ये वेट बाय वॉल्यूम नहीं होता, वेट बाय वेट होता है आईपी के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सेल्फ प्रिजर्वेटिव थ्रू एन ऑस्मोटिक हाइपरटोनिक इफेक्ट, बी इज द राइट आंसर। चलिए, a monophasic liquid system containing particle with a diameter of less than 1 nanometer, how it is this specific type dispersion system is classified? डायमीटर आपका 1 नैनोमीटर से कम है पार्टिकल का, मतलब मॉलिक्यूलर साइज रेंज का है, तो उसको क्या बोलोगे आप, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। फोर्स डिस्पर्शन का मोर देन 1000 नैनोमीटर, कोलोइडल डिस्पर्शन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, हेटेरोजेनस डिस्पर्शन में ये दोनों आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। क्वेश्चन को घुमाया है, बस आपने अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे आप। चलिए, मैच द कॉलम आ गया सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक का, मिलाते हैं हम लोग, मैच करते हैं। को सॉल्वेंसी में क्या करते हैं हम, अल्कोहल यूज करते हैं। मिक्सिंग वाटर विद एथेनॉल सॉर्बिटॉल प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, सही हो गया। हाइड्रोट्रॉपी, ठीक है ना, तो यहां पर सोडियम बेंजोएट एनहांस द कैफीन सॉल्युबिलिटी, ये हो जाएगा। केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या, बीटा मिथासोन कन्वर्टेड इनटू बीटा मिथासोन डाइसोडियम फॉस्फेट, आपने केमिकल चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा। सॉल्युबलाइजेशन, इसमें क्या कर रहे हैं आप, सरफेक्टेंट का यूज कर रहे हो, ट्विन सीरीज, ठीक है, मोर देन 50। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, P3 कहां पर दिख रहा है, दो ऑप्शंस में दिख रहा है, तो इनको काट दीजिए। Q1 यहां पर दिख रहा है, Q1 P3 Q1 R2 सही है, R2 और S4। चलिए, ए आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the match the following profile of drug with the preferred masking flavor strategy? तो यहां पर मास्किंग फ्लेवर मतलब इसका जो टेस्ट है वो कौन सा है और टेस्ट प्रोफाइल में कंपैरिजन करना है। तो बिटर टेस्ट हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड देते हैं, वाइल्ड चेरी, चॉकलेट, मिंट स्पाइट। सॉल्टी टेस्ट कौन देता है, जो कि आपका कैटाइन और एनाइन प्रोड्यूस कर सकता है, कौन से दोस्तों, बटर स्कॉच, वेनिला और पीच। सोर टेस्ट कौन देता है, जो एचाइन प्रोड्यूस कर सकता है, सिट्रस फ्रूट, रेसबेरी और ये सब कुछ, रेसबेरी रूट बियर। और स्वीट टेस्ट कौन करेगा, फ्रूट फ्लेवर्स और वनीला। तो आंसर यहां पर क्लियर, पी का 2 Q4, P2 Q4 R1 S3, ये आंसर हो जाए S3। ओके, ये इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर इसको। मैच द कुटेनियस और म्यूकोसल लिक्विड प्रिपरेशन विथ इट स्पेसिफिक प्रिसाइज टेक्निक, एप्लीकेशन मेथड्स और फीचर्स। तो लिनीमेंट, लोशन, एरोमेटिक वाटर, एलिक्सर, इनके बारे में देखते हैं। तो लिनीमेंट क्या होते हैं दोस्तों, लिक्विड जो है आपकी स्किन पर अप्लाई की जाते हैं, हाईली विस्कस होते हैं फ्रिक्शन के साथ में। लोशन क्या होते हैं, ऐसे सॉरी तो विदाउट फ्रिक्शन वाला, सॉरी ये नहीं, विद फ्रिक्शन वाला ये हो गया। लोशन जो है आपके लिक्विड अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन के विदाउट, एप्लीकेटर की हेल्प से हम इसको अप्लाई करते हैं। एरोमेटिक वाटर क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। और एलिक्सर क्या होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P2Q4
P2Q4R1S3। चलिए बी आंसर हो जाए। चलिए PQRS वाला क्वेश्चन है, इसमें ढूंढते हैं हम करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the dielectric constant approach in monophasic system. The dielectric constant indicate a solvent ability to reduce electrostatic forces between the changes in the particle. बिल्कुल सही बात है। A higher value of dielectric constant indicate that a solvent is highly non-polar. नहीं, हाई डाइलेक्ट्रिक वैल्यू करता है कि हाईली पोलर है, नॉट नॉन पोलर, तो ये गलत हो गया। प्योर वाटर पॉसेस अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना 78.5, मेकिंग इन आइडियल फॉर आयनिक एंड पोलर ड्रग, बिल्कुल सही बात है। नॉन पोलर ड्रग डिसॉल्व ऑप्टिमली इन सॉल्वेंट विद एक्सेप्शनली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अगर हम देखें तो नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर ड्रग डिसॉल्व ऑप्टिमली सॉल्वेंट विद एक्सेप्शनली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको देखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। देखिए पी ऑप्शन तो करेक्ट है, पी और क्यू, पी और आर करेक्ट है, पी और आर यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना। यस, नॉन पोलर ड्रग, ठीक है, यही करेक्ट है। नॉन पोलर ड्रग वाला करेक्ट नहीं होगा। डिसॉल्व ऑप्टिमली, ये ऑप्टिमली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना, विद एक्सेप्शनली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नॉन पोलर ड्रग है, वो कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी एंड आर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। यस, तो क्वेश्चन नंबर 26 में PQRS वाला क्वेश्चन है। अगर सिंपली अगर हम देखें इस क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें तो यहां पर देखोगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन दैट कैन बी कैटलाइज्ड बाय द ट्रेस हैवी मेटल लाइक आयरन और कॉपर, बिल्कुल सही है। आयरन कॉपर जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि कैटलाइज करते हैं, तो ये तो सही है। ट्रू एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट आर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोटेक्ट द थेरेप्टिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ड्रग को ऑक्सीडेशन से बचा देते हैं। सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड फंक्शन एज अ सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, टू बूस्ट द ट्रू एंटीऑक्सीडेंट। ईडीटी एज अ चेन ब्लॉकिंग एजेंट, ईडीटी है चीलेटिंग एजेंट होता है। तो PQR करेक्ट है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो आंसर ए हो जाएगा। यस, ए इज द राइट आंसर, PQR वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चों अगर हम देखें इसका डिस्क्रिप्शन है, तो 4 तरह के एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट, चेन ब्लॉकिंग एजेंट, सिनर्जिस्टिक और चिलेटिंग एजेंट। उसमें से जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट और चेन ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं वो ट्रू एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। PQRS वाला एक और क्वेश्चन है, रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल स्वीटनिंग एजेंट्स। सुक्रोज रिमेन फिजिकली स्टेबल अक्रॉस द वाइड pH रेंज ऑफ 4.0 to 8.0. Saccharine is synthetic high intensity sweetener that leave a bitter aftertaste and carries historical carcinogenic concern, बिल्कुल सही है। Aspartame is chemically structured as a dipeptide methyl ester combining L-aspartic acid and L-phenylalanine, बिल्कुल सही है। Cyclamate have been universally adopted as safer, नहीं भैया, साइक्लामेट को तो बैन कर दिया गया है, आगे जाने से पहले बता दूं कार्सिनोजेनिक होता है। साइक्लामेट हैव बीन यूनिवर्सली अडॉप्टेड एज अ सेफेस्ट इंटेंसिफायर बिकॉज दे आर 2000 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। PQR सही है, बाद बाकी सब गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा। आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन द एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट is used during formulation processing to enhance the aqueous solubility of theophylline. सोडियम एसीटेट से थियोफाइलिन जो ड्रग है उसकी सोडियम ऑलिएट का यूज करके उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, सही करते हैं। सोडियम एसीटेट यूज होता है, ठीक है, तो ये सही है। सोडियम एसीटेट रिड्यूस द ओवरऑल सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्वेंट, फंक्शन एज अ इंटरफेशियल सर्फेक्टेंट दैट क्रिएट माइसेलर एग्रीगेशन अबव द CMC, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि असर्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है असर्शन, लेकिन यहां पर सोडियम एसीटेट जो है वो क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्सेशन मैकेनिज्म के थ्रू, किसके थ्रू दोस्तों, कॉम्प्लेक्सेशन मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर रहा है। ये जो रीजन जो लिखा हुआ है ये माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन का लिखा हुआ है, सॉरी ये आपका को सॉल्वेंसी का लिखा हुआ है, किसका दोस्तों, को सॉल्वेंसी का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, buffers such as phosphate acetate citrate system are vital component added to liquid monophasic formulation, बिल्कुल सही है। बफर्स क्या होते हैं, पीएच चेंज होने को रोकते हैं, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हैं फॉस्फेट एसिटेट और सिट्रेट को। एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब और इंटरेक्शन विद ग्लास कंटेनर वॉल ड्यूरिंग द स्टोरेज कैन अल्टर द व्हीकल पीएच ट्रिगरिंग द
ड्रग प्रेसिपिटेशन और केमिकल हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल सही बात है कि स्टोरेज के दौरान आपका, या फिर कह सकते हैं कि जब आप बार बार कंटेनर का माउथ ओपन करते हो तो एनवायरमेंटल CO2 अंदर चली जाती है, जिसके कारण पीएच चेंज हो सकती है। अब और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्यूरिंग स्टोरेज आपके फॉर्मुलेशन की पीएच को चेंज कर देते हैं, इसलिए हमें बफर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड assertion is the correct reason is the correct explanation of the assertion। तो ए आंसर हो जाएगा यहां पर। चलिए, अकॉर्डिंग टू बैनक्रॉफ्ट रूल व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द एक्सटर्नल फेज इन अ स्टेबलाइज्ड इमल्शन। बैनक्रॉफ्ट रूल को याद करिए। बैनक्रॉफ्ट रूल क्या कहता है कि जैसा इमल्सिफायर यूज करते हैं वैसा एक्सटर्नल फेज हो जाती है। द फेज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट वॉल्यूम रेशियो, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। द एब्सोल्यूट डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द ऑयली एंड एक्वस लिक्विड, ये बिल्कुल नहीं है। द केमिकल स्ट्रक्चर एंड सैचुरेशन लेवल ऑफ द लिपिड फेज, बिल्कुल नहीं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट वेयर द फेज इन विच इट इज मोर सॉल्युबल बिकम द कंटिन्यूअस फेज। तो इमल्सिफायर जिस फेज में ज्यादा सॉल्युबल होता है वो फेज एक्सटर्नल फेज की तरह काम करती है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो, इन द प्रिपरेशन ऑफ मिनरल ऑयल लिक्विड पैराफिन इमल्शन यूजिंग द ड्राई गम continental method, what is the official standard oil to water to gum mixing ratio required to form the primary emulsion। तो यहां पर मैंने आपको बताया था FMVO। देखिए, वाटर ऑयल का रेशियो तो हमेशा 2:1 रहता है। फिक्स्ड ऑयल के केस में यहां पर ऑयल 4 पार्ट होता है, मिनरल ऑयल के केस में 3 पार्ट होता है, वोलेटाइल ऑयल के में 2 पार्ट होता है, ऑलियो रेजिन के केस में 1 पार्ट होता है। तो ए ऑप्शन फिक्स्ड ऑयल को इंडिकेट कर रहा है, बी ऑप्शन मिनरल ऑयल को इंडिकेट कर रहा है, सी ऑप्शन वोलेटाइल ऑयल को इंडिकेट कर रहा है, डी ऑप्शन ऑलियो रेजिन को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है, मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। अरे, बी इज द राइट आंसर। चलिए, which of the following test represent an electrical technique where the flow of current causes a bulb to glow for an OW emulsion but remain off for W emulsion unless purified water is utilized। कौन सा टेस्ट होता है, डायल्यूशन टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है कि बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कंडक्टिविटी। तो यहां पर OW इमल्शन के केस में बल्ब ग्लो कर जाता है, मतलब कंडक्टिविटी टेस्ट में पास हो जाता है OW इमल्शन, और W इमल्शन के केस में बल्ब ग्लो नहीं करता, तो W इमल्शन आपका कंडक्टिविटी टेस्ट में फेल हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, इन द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस HLB स्केल, scale a surfactant mixture possessing a HLE value calculate between 3 to 6 is primarily selected to। अगर आपका HLB वैल्यू कितनी है, 3 से 6 के बीच में, तो उसको किस तरह से आप यूटिलाइज करोगे या उसका रोल क्या होगा। तो वेटिंग एजेंट 7 to 9 वाले को हम वेटिंग एजेंट कंसीडर करते हैं, 3 to 6 वाले या 3 to 7 वाले को हम OW एमल्सिफायर असाइन करते हैं, OW एमल्सिफायर 8 to 16 वाले को कहते हैं, और सोल्युबलाइजिंग एजेंट मोर देन 16 वालों को कहते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिंपल है। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटेड कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आंसर यहां पर सिंपल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, कौन सा, WO एमल्सिफायर। चलिए, अंडर ग्रिफिन एल्जेब्रिक कैलकुलेशन मेथड फॉर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल फैटी एसिड एस्टर्स what is the correct mathematical formula to determine the HLB value of the surfactant। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल फैटी एसिड है, तो यहां पर सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड नंबर इनको कंसीडर किया जाएगा। तो सपोनिफिकेशन नंबर और एसिड वैल्यू किस में दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहे, इसमें भी नहीं दिख रहे, इसमें दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। ये वाला HLB वैल्यू कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला एकदम से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये सारे फॉर्मूले आप देख लीजिएगा किस किस कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं। Which of the following phenomena representing physical instability in an emulsion is considered completely irreversible leading to complete phase separation। टोटल कैसी है आपकी, irreversible है, मतलब करेक्ट नहीं कर सकते। क्या होगा, फ्लोकुलेशन, अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग, क्रैकिंग या कॉलिशन। तो फ्लोकुलेशन आपका रिवर्सिबल होता है, ये नहीं होगा। अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग, दोनों क्रीमिंग आपकी कैसी होते हैं, रिवर्सिबल। तो एक ही बचता है, क्रैकिंग और कॉलिशंस। कॉलिशंस में पार्शियली फेज सेपरेशन होता है, क्रैकिंग में, ब्रेकिंग में कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है।
तो ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ इमल्शन, व्हाट फ्लो ट्रांजिशन इज टिपिकली ऑब्जर्व व्हेन द फेज वॉल्यूम रेशियो ऑफ डिस्पर्स इंटेल रीचेस द क्रिटिकल पैकिंग वैल्यू ऑफ 74%। मतलब यहां पर फेज वॉल्यूम रेशियो है तो डिस्पर्स इंटरनल फेज का बढ़कर, मतलब एक तरीके से फेज इन्वर्जन होता है। तो उस केस में कौन सा फ्लो देखने को मिलेगा? न्यूटोनियन फ्लो तो होगा नहीं, इनमें से तीनों में से होगा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि फेज इन्वर्जन हो रहा है, तो मतलब एक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर जाने पर ही क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो क्रिटिकल वैल्यू या थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जाने पर अगर फ्लो होता है तो किसके केस में होता है? आपने देखा होगा, ये प्लास्टिक फ्लो के केस में देखने को मिलता है। तो सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। एन इमल्शन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वाटर सोल्यूबल डाई। एक इमल्शन को आपने वाटर सोल्यूबल डाई लाके प्रिपेयर किया। व्हेन एग्जामाइन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कंफर्म दैट द फॉर्मुलेशन OW इमल्शन। मतलब आपने एक तरीके का इमल्शन का टेस्ट कर रहे हो और उसमें वाटर सोल्यूबल डाई ऐड कर दी, तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा जबकि इमल्शन OW है? द डिस्पर्स ग्लोब्यूल अपीयर्ड कलर्ड विद द कंटीन्यूअस फेज रिमेन कलरलेस। तो वाटर सोल्यूबल डाई है तो मतलब WO इमल्शन के केस में ये वाला पॉइंट देखने को मिलेगा, जबकि हमारा तो OW है, तो ये तो होगा नहीं। The entire microscopic field remain dark under UV fluorescence। ये तो आपका फ्लोरिसेंसी टेस्ट का मैटर है। The globule from 3-dimensional non-polar liquid crystalline liquid, ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। The entire continuous background phase is uniformly colored while the dispersed globules are colorless। तो बी आंसर हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए, मैच द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट क्लास 1 with the precise stabilizing mechanism at the oil इन वाटर इंटरफेस। बहुत सिंपल है। सरफेस एक्टिव एजेंट मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाते हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स मल्टी मॉलिकुलर फिल्म बनाते हैं। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स आपका सॉलिड पार्टिकुलेट फिल्म बनाते हैं। तो P2Q3 P2Q3R1 ये ऑप्शन में मिल गया। P2Q3R1। सरफेस एक्टिव एजेंट, मोनोमोलिकुलर फिल्म, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, मल्टीमोलिकुलर फिल्म, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकुलेट फिल्म बनाते हैं। चलिए, मैच द स्पेसिफिक एमल्सिफायर विथ इट्स केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए, तो यहां पर सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है, बेंजलकोनियम क्लोराइड, सॉर्बिटॉल मोनोस्टेरेट और लेसिथिन। देखिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट नेगेटिव चार्ज वाला होता है, मतलब एनायनिक। बेंजलकोनियम क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, कैटायनिक। सोडियम मोनोएस्टर स्पान जो होता है नॉन आयनिक नेचर का होता है। लेसिथिन आपका ज्विटर आयन होता है। तो यहां पर क्या बन रहा है? P3 यहां पर दिख रहा है दो जगह, ये नहीं होगा। Q1 यहां पर दिख रहा है। R4S2 ये आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। इवेलुएट द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। चलिए, पॉइंट्स है। इमल्शन आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज दे पोजेस हाई इंटरफेशियल टेंशन एंड हाई फ्री एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। हाई सरफेस फ्री एनर्जी और इंटरफेशियल टेंशन हाई होने के कारण ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक इक्वेशन G इक्वल टू गामा डेल्टा ए होगा। G इक्वल टू, इसको मैं सुधार देता हूं, गामा डेल्टा ए। डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन लोअर द ओवरऑल फ्री एनर्जी देयर बाय प्रोमोटिंग स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने क्या कर दिया, जी को कम करना है तो गामा को कम करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इमल्सिफायर ये काम करते हैं, तो ये दोनों तो करेक्ट है। ड्रॉपलेट मर्ज ड्यूरिंग कॉलिशन स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज द फ्री एनर्जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है और फ्री एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है जब ड्रॉपलेट मर्ज होते हैं, तो ये भी सही है। स्टेबल इमल्शन रिक्वायर अ वेरी लो टोटल सरफेस एरिया नहीं, ठीक है, कंबाइंड विद हाई इंटरफेशियल टेंशन, लोअर इंटरफेशियल टेंशन। सरफेस एरिया भले ही ज्यादा हो, टोटल सरफेस एरिया भले ही ज्यादा हो, लेकिन इंटरफेशियल टेंशन कम होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो PQR करेक्ट है, PQR करेक्ट है, S इनकरेक्ट है। अब formulation scientists measure the contact angle theta of new hydrophobic active pharmaceutical ingredient in water during pre-formulation screening, which contact angle value indicate poor weighting of the solid matrix। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि contact angle की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा वेटेबिलिटी होगी। तो थीटा इक्वल टू 0, 100% वेटेबिलिटी। थीटा
इज लेस देन 90 डिग्री, वेटेबिलिटी होगी। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हम पुअर वेटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, वेटिंग हो सकती है। तो यहां पर आपकी जो आपकी कह सकते हैं कॉन्टेक्ट एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गई है, तो यहां पर पुअर वेटिंग देखने को मिलेगी। 180 डिग्री पर 100% कंप्लीट नॉन वेटिंग देखने को मिलेगी। चलिए, स्टोक्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन V इज अ फंडामेंटल टूल इन सस्पेंशन इवैल्यूएशन। What is the concentration limit the internal phase above low phase due to hindered setting? तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि स्टोक्स लॉ डाइल्यूट सिस्टम पर अप्लीकेबल होता है और डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम पर अप्लीकेबल होता है। तो यहां पर छांट लीजिए डाइल्यूट सिस्टम कौन सा है। मोर देन 2 ग्राम सॉलिड पर 100, ये तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा। लेस देन 2 ग्राम सॉलिड, ये डाइल्यूट हो सकता है। ये एग्जैक्टली 5 ग्राम सॉलिड पर 100 ml, एग्जैक्टली 1 ग्राम। देखिए एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली पर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लेस देन 2 ग्राम से है, डाइल्यूट सस्पेंशन है, तो यहां पर हो सकता है। 1% तो बहुत डाइल्यूट, एग्जैक्टली बोला, एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 2 ग्राम वाला, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, लेस देन 2 ग्राम सॉलिड पर ml। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी, small particles in a suspension dissolve due to local solubility difference and redeposit onto larger particle, causing the average crystal size to increase the over time. This growth process is known as polymorphic transformation, Ostwald ripening, crystal habits change and swamping। तो दोस्तों यहां पर लोकल solubility चेंज हो रहा है, ये यहां पर लार्जर पार्टिकल के ऊपर छोटे पार्टिकल ड्यू टू चेंज इन दी सॉल्युबिलिटी, फ्रीज थॉ साइक्लिंग के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और इनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है लार्जर पार्टिकल्स के ऊपर, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड राइपनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, द व्हाइट लोशन NF13, a classical pharmaceutical suspension, is prepared by reacting zinc sulfate and sulfurated potash solution together to yield a fine precipitate to zinc polysulfide. The preparation technique is categorized under which method? Okay, organic solvent precipitation, डिस्पर्शन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन, लेविगेशन मेथड। देखिए आप सोच रहे होंगे सर डिस्पर्शन मेथड तो है नहीं क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, ये प्रेसिपिटेशन किससे होता है, आपका नॉन सॉल्वेंट ऐड कर देने से या फिर पीएच चेंज करने से, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये डिस्पर्शन हो नहीं रहा, लेविगेशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ लेकिन दो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये दोनों टूट रहे हैं और टूट कर क्या बन रहा है, जिंक पॉलीसल्फाइड बन रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डबल डिकम्पोजिशन। चलिए, इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी गवर्न द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डिस्पर्शन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर्ड स्पेसिफिकली एट अ shear plane, tighty bound layer boundary relative to the bulk solution in defined as नस्ट पोटेंशियल, स्टन पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल। तो दोस्तों आपको पता है नस्ट पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। नस्ट पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअल सरफेस ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वहीं जीटा पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द shear प्लेन एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन के बीच में होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल। टू अचीव अ फिजिकल स्टेबल कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन सस्पेंशन दैट रेजिस्ट द हार्ड केक फॉर्मुलेशन, द आइडियल रेंज फॉर द मेजर जीटा पोटेंशियल शुड बी। देखिए कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो यहां पर अगर बात करें हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव तो होगा नहीं, हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, चाहे हाईली पॉजिटिव हो चाहे हाईली नेगेटिव हो, ये दोनों डीफ्लोकुलेटेड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डीफ्लोकुलेटेड कहलाएंगे। एग्जैक्टली जीरो संभव नहीं है, तो हम यहां पर कह सकते हैं -20 मिलीवोल्ट और +20 मिलीवोल्ट के बीच में हो जाए, मतलब 20 मिलीवोल्ट से कम और -20 मिलीवोल्ट और +20 मिलीवोल्ट के बीच में होगा, मतलब 10 मिलीवोल्ट के आसपास अगर है तो ये कंट्रोल फ्लोकुलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। चलिए, तो डी आंसर हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट इंडिकेटर ऑफ सस्पेंशन स्ट्रक्चर्ड स्टेबिलिटी इज द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। इट इज द मैथमेटिकली डिफाइंड एज डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो यहां पर एक वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम।
तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का रेशियो फ्लोकुलेटेड टू दी डिफ्लोकुलेटेड क्या कहलाता है आपका? डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। ये आपका ये जो दिख रहा है आपको ये वाला जो है ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की डेफिनेशन है, ये डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन की डेफिनेशन है, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। चलिए 49th नंबर के क्वेश्चंस पर आ गए। मैच द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पैरामीटर विद इट्स ऑफिशियल नस्ट पोटेंशियल, स्टन पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, स्वैम्पिंग। तो नस्ट पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एग्जिस्ट या मेजर्ड एट द एक्चुअल सरफेस ऑफ पार्टिकल। फिर आता है जीटा पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एट द शेयर प्लेन। स्टन लेयर क्या होता है? फर्स्ट इमोबिलाइज लेयर ऑफ फ्रिमली अब्सॉर्ब काउंटर आयन। और स्वैम्पिंग क्या होता है? इंक्रीज द आयन कंसंट्रेशन कॉजिंग डबल लेयर कंप्रेशन। तो यहां पर अगर देखें P2, Q1, R4, S3 तो ए आंसर हो जाए। यस, इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में पूछा है। पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटाइटीज एंड सेटल एज अ वेरी स्लो रेट। बिल्कुल सही है, डीफ्लोकुलेटेड है तो इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगी, तो ये करेक्ट है। द सुपरनेटेंट लिक्विड क्विकली बिकम कंप्लीटली क्लियर ड्यूरिंग स्टोरेज। ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है तो ये नहीं होगा। द रिजल्टिंग सेडिमेंट फॉर्म अ क्लोजली पैक्ड हार्ड केक दैट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स। ये प्रॉपर्टी किसकी है? आपके डीफ्लोकुलेटेड की है, तो मतलब ये सही है। इट पॉजेस हायर बायोअबिलिटी ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द डिसोल्यूशन। ये बिल्कुल सही है। तो PRS सही है, Q गलत है। PRS सही है और Q गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अरे बी इज द राइट आंसर। चलिए तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमारे मॉक टेस्ट के थे, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए थे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज और लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करेक्ट हो गए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्चुअल थे जो आपके कंसेप्ट को और बूस्टअप करने में हेल्पफुल रहे, मतलब आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हो गए होंगे इस टेस्ट को देने के बाद। तो दोस्तों ये टेस्ट दिया करिए, हर संडे को होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी रैंक अब दूसरे बच्चों के साथ में ऑल इंडिया लेवल पर चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।